हेलो, मैं शिक्षा सक्सेस सीरीज एजुकेशन से। हम डिस्कस कर रहे हैं कक्षा 10वीं हिंदी व परीक्षाओं हेतु पाठ्यक्रम विनिर्देशन 2021-22 द्वितीय सत्र। इन वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे हैं उन चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स को जो चैप्टर आपके सेकंड टर्म के लिए रेकमेंड किए गए हैं। तो आज हम जिस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं वो है आपकी संचयन बुक का चैप्टर 1 और उसका शीर्षक है हरिहर काका। जो ये चैप्टर है उसमें लेखक हमें हमारे समाज के एक ऐसे पहलू को दिखा रहे हैं जो बहुत ही शर्मनाक है, क्योंकि हमारे समाज में हमें अक्सर देखने को मिलता है कि हमारे समाज के जो कुछ बुजुर्ग होते हैं वो भरोसा करके अपनी जिंदगी में ही जो है अपनी जायदाद को अपने रिश्तेदारों को या फिर उनके नाम लिखवा देते हैं। वे सोचते हैं कि ऐसा करने से उनका बुढ़ापा जो है वो आसानी से कट जाएगा। पहले पहले तो जो रिश्तेदार हैं वो उनका बहुत आदर सम्मान करते हैं, लेकिन बाद में जो है बुढ़ापे में परिवार वाले उन्हें 2 वक्त का खाना देना भी बुरा महसूस करते हैं। बाद में जो है उनका जीवन किसी कुत्ते की तरह हो जाता है जिनको कोई पूछने वाला ही नहीं होता है। और इस पाठ में भी लेखक हमें एक ऐसे ही किरदार के बारे में बताते हैं जिनका नाम है हरिहर काका, और उनके इर्द गिर्द ही जो है ये पूरा पाठ घूमता है, क्योंकि उनकी जो है अपनी कोई संतान नहीं थी और उनके पास जो है 15 बीघे जमीन थी। वही जमीन जो है उनकी जान की आफत बन जाती है, और लेकिन अंत में वही जमीन जो है उनकी सुरक्षा का कारण भी बनती है। तो जो लेखक हैं वो इस पाठ के जरिए जो समाज की वो नकारात्मक बदलाव हैं उससे हमें अवगत करवाना चाहते हैं कि जो समाज में आज का जो मनुष्य है वो कितना ज्यादा स्वार्थी मनोवृत्ति का हो गया है। तो जो ये चैप्टर है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ आपको बहुत कुछ सीख भी देता है। तो आप अपने क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से दे पाएं उसके लिए आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना है। तो हम आते हैं अपनी वीडियो पर। हम अपनी वीडियो में इस चैप्टर के सबसे पहले पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और बहुविकल्पात्मक प्रश्नों को भी देखेंगे ताकि आपकी अपने एग्जाम्स के लिए टोटल प्रिपरेशन हो जाए। तो हम आते हैं अपने पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नों पर। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कथावाचक और हरिहर काका के बीच क्या संबंध है और इसके क्या कारण है। कथावाचक कहा जाता है जो कथा सुना रहा है, यानी लेखक को। तो लेखक और हरिहर काका के बीच में कैसा संबंध था और उस संबंध के कारण क्या थे वो आपने एक्सप्लेन करना है। और ये क्वेश्चन आपसे अलग अलग भी पूछा जा सकता है कि कथावाचक और हरिहर काका के बीच क्या संबंध है, और अलग से आपसे पूछा जा सकता है कि जो लेखक और हरिहर काका है उनके बीच के संबंध का कारण स्पष्ट कीजिए। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन अलग अलग पूछा जाता है तो आप अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे, और अगर एक साथ पूछा जाता है तो आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। हरिहर काका लेखक को बचपन से ही बहुत ज्यादा प्यार करते थे। वे लेखक को अपने कंधे पर बिठाकर घुमाया करते थे। एक पिता का अपने बच्चों के लिए जितना प्यार होता है, हरिहर काका का लेखक के लिए प्यार उससे भी अधिक था। जब लेखक वयस्क हुआ या थोड़ा समझदार हुआ तो उसकी पहली दोस्ती भी हरिहर काका के साथ ही हुई थी। उससे पहले हरिहर काका की गांव में किसी से इतनी गहरी दोस्ती नहीं हुई थी। हरिहर काका उससे कभी भी कुछ नहीं छुपाते थे, वे उससे सब कुछ खुलकर कह देते थे। इस तरह हम कह सकते हैं कि लेखक और हरिहर काका का बहुत ही घनिष्ठ संबंध था। यानी जो संबंध का कारण है वो क्या था कि जो लेखक और हरिहर काका है वो एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे, और हरिहर काका लेखक से उतना ही प्यार करते थे जितना एक पिता अपने बच्चों से करता है। और उन दोनों की जो दोस्ती है वो बहुत ही ज्यादा गहरी थी, क्योंकि हरिहर काका की भी पहले किसी से इतनी दोस्ती नहीं हुई थी और ना ही लेखक की दोस्ती किसी से ऐसी हुई थी। लेखक के जो पहले दोस्त बने थे वो हरिहर काका ही बने थे। तो ये सारे कारण थे उनके संबंध के, और उनका संबंध बहुत ही ज्यादा घनिष्ठ था, क्योंकि हरिहर काका भले ही लेखक से बहुत ज्यादा उम्र में बड़े थे लेकिन वो उससे कुछ नहीं छुपाते थे, वो उससे सब कुछ खुलकर कह देते थे। तो इस तरह से हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के क्यों लगने लगे, यानी हरिहर काका महंत और अपने भाइयों को एक ही श्रेणी में देखने लगे थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि कुछ दिनों तक तो हरिहर काका के परिवार वाले हरिहर काका की सभी चीजों का अच्छे से ध्यान रखते थे, परंतु फिर कुछ दिनों बाद हरिहर काका को कोई पूछने वाला नहीं था। हरिहर काका के सामने जो कुछ बच जाता था वही परोसा जाता था। कभी कभी तो हरिहर काका को बिना तेल घी के ही रूखा सूखा खाना खाकर प्रसन्न रहना पड़ता था। अगर कभी हरिहर काका के शरीर की स्थिति या मन की स्थिति ठीक नहीं होती तो हरिहर काका पर मुसीबतों का पहाड़ ही गिर जाता, क्योंकि इतने बड़े परिवार में रहते हुए भी हरिहर काका को कोई पानी भी नहीं पूछता था। तो ये बात थी हरिहर काका के परिवार की कि उनका परिवार उनके साथ कैसा व्यवहार करता था, यानी पहले अच्छा करते थे लेकिन बाद में जो है उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता था। अब हम बात करेंगे महंत की।
महंत हरिहर काका को समझाता था कि उनके हिस्से में जितने खेत हैं वे उनको भगवान के नाम लिख दें। ऐसा करने से उन्हें सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तीनों लोकों में उनकी प्रसिद्धि का ही गुणगान होगा। जब तक इस दुनिया में चांद सूरज रहेंगे तब तक लोग उन्हें याद क्या करेंगे। महंत हरिहर काका से कहता था कि उनके हिस्से में जो 15 बीघे खेत हैं उसी के कारण उनके भाइयों का परिवार उनसे जुड़ा हुआ है। किसी दिन अगर हरिहर काका यह कह दे कि वे अपने खेत किसी और के नाम लिख रहे हैं तो वे लोग तो उनसे बात करना भी बंद कर देंगे, खून के रिश्ते खत्म हो जाएंगे। तो ये थे महंत, यानी जो हरिहर काका को इस तरह की सीख दे रहे थे। तो असल में हरिहर काका को समझ आ गया था कि दोनों ही उनसे उनकी जमीन के लिए अच्छा व्यवहार करते हैं, नहीं तो कोई उन्हें पूछता तक नहीं। इसलिए हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के लगने लगे थे, क्योंकि दोनों ही जो है उनके जमीन के कारण जो है उनसे प्यार दिखा रहे थे। क्योंकि उनके पास 15 बीघे जमीन थी, तो जो उनके परिवार वाले थे उन्हें लगता था कि अगर वो हरिहर काका का तो हरिहर काका जो है अपनी जमीन किसी और के नाम भी लिख सकते हैं, इसलिए वो उनका पहले अच्छे से ध्यान रख रहे थे। लेकिन बाद में जो है उन्हें उनका ध्यान रखने के लिए अपने ऊपर बोझ वो महसूस कर रहे थे। और उसी तरह से जो महंत है वो चाह रहे थे कि हरिहर काका अपनी वो 15 बीघे जमीन जो है वो भगवान के नाम लिख ले, यानी ठाकुर बाड़ी के नाम लिख लें। इसलिए जो है वो हरिहर काका को उकसा रहे थे उनके परिवार के खिलाफ कि उनका परिवार जो है 15 बीघे के कारण ही जो है उनका ध्यान रख रहा है, वरना वो उनसे बात भी नहीं करेंगे। तो इस तरह से हरिहर काका को समझ आ गया था कि जो दोनों हैं, यानी उनके भाई और महंत, ये दोनों जो है केवल 15 बीघे जमीन के कारण ही उनसे अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। अगर उनके पास ये 15 बीघे जमीन नहीं होती तो कोई उन्हें पूछता तक नहीं। इसलिए हरिहर काका को जो है दोनों एक ही श्रेणी के लग रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठाकुर बाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव हैं उससे उनकी किस मनोवृत्ति का पता चलता है। यानी आपको गांव वालों के मनोवृत्ति के बारे में बताना है कि जो ठाकुर बाड़ी के प्रति उनके जो मन में अपार श्रद्धा थी, जो भाव था, उनसे उनकी मन की किस स्थिति का पता चलता है। गांव के लोगों को भोला और अंधविश्वासी मनोवृत्ति का माना जाता है, क्योंकि गांव में ज्यादातर लोगों का विश्वास यह बना होता है कि अगर उनकी फसल अच्छी हुई है तो उसे वे अपनी मेहनत नहीं बल्कि भगवान की कृपा मानते हैं। किसी की मुकदमे में जीत होती है तो उसका श्रेय भी भगवान को दिया जाता है। लड़की की शादी अगर जल्दी तय हो जाती है तो भी माना जाता है कि भगवान से मन्नत मांगने के कारण ऐसा हुआ है। अपनी खुशी से गांव के लोग भगवान को बहुत कुछ दान में देते हैं, कुछ तो अपने खेत का छोटा सा भाग भगवान के नाम कर देते हैं। इसी बात का फायदा महंत, पुजारी और साधु संत लोग उठाते हैं, जो ठाकुरबाड़ी के नाम पर और भगवान को भोग लगाने के नाम पर दिन के दोनों समय हलवा पूड़ी बनवाते हैं और आराम से पड़े रहते हैं। सारा काम वहां आए लोगों से सेवा के नाम पर करवाते हैं, निष्कलंक और ज्ञान का प्रतीक मानते हैं। तो यहाँ पर जो लोगों की अपार श्रद्धा है भगवान पर या ठाकुरवाड़ी पर, उससे जो है हमें लोगों के अंधविश्वासी लोगों का जो भोलापन है उसकी प्रवृत्ति का पता चलता है कि जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा भोले होते हैं गांव के, और थोड़े से अंधविश्वासी भी होते हैं। वो बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज कर लेते हैं भगवान के नाम पर। तो जो दूसरे लोग होते हैं, यानी जो महंत होते हैं, जो साधु संत होते हैं, पुजारी लोग होते हैं, वो जो है लोगों के अंधविश्वास और भोलेपन का नाजायज फायदा उठाते हैं और उनसे बहुत सारे काम करवाते हैं और खुद जो है आराम से पड़े रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। यानी जो हरिहर काका है वो भले ही अनपढ़ है लेकिन उनको दुनिया की बहुत ज्यादा समझ है, वो आपने कहानी के आधार पर स्पष्ट करना है। जब हरिहर काका के भाइयों ने हरिहर काका को उनके हिस्से की जमीन को उनके नाम लिखवाने के लिए कहा तो हरिहर काका बहुत सोचने के बाद आराम पर पहुंचे कि अपने जीते जी अपनी जायदाद का स्वामी किसी और को बनाना ठीक नहीं होगा, फिर चाहे वह अपना भाई हो या मंदिर का महंत। हरिहर काका को अपने गांव और इलाके के वे कुछ लोग याद आए जिन्होंने अपनी जिंदगी में ही अपनी जायदाद को अपने रिश्तेदारों या किसी और के नाम लिखवा दिया था। उनका जीवन बाद में किसी कुत्ते की तरह हो गया था, उन्हें कोई पूछने वाला भी नहीं था। हरिहर काका बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु उन्हें अपने जीवन में एकदम हुए बदलाव को समझने में कोई गलती नहीं हुई और उन्होंने फैसला कर लिया कि वे जीते जी किसी को भी अपनी जमीन नहीं लिखेंगे। इससे पता चलता है कि अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते थे। यानी हरिहर काका के साथ
बहुत कुछ ऐसी चीजें हो गई थी जिसके कारण वो समझ गए थे कि जो लोग हैं वो केवल उनकी 15 बीघे जमीन के कारण ही उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनसे अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोग देखे थे जिन्होंने अपनी जायदाद को जो है अपने जीते जी दूसरों के नाम लिखा और उनकी बाद में जो है बहुत ही बुरी जिंदगी हो गई थी। इसलिए हरिहर काका जो है अपनी जमीन को जीते जी किसी के नाम नहीं लिखवाना चाहते थे। उन्हें पता था कि अगर वो अपनी जमीन उनके नाम लिखवा देंगे तो उनकी जिंदगी भी बाद में बहुत बदतर होने वाली है। इससे हमें पता चलता है कि भले ही हरिहर काका अनपढ़ थे लेकिन दुनिया की वो बेहतर समझ रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले कौन थे? उन्होंने उनके साथ कैसा बर्ताव किया? हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले महंत के आदमी थे। उन्होंने ठाकुरबाड़ी के एक कमरे में हरिहर काका को हाथ और पांव बांधकर रखा था और साथ ही साथ उनके मुंह में कपड़ा ठूसा गया था ताकि वे आवाज ना कर सकें। वे लोग काका को उस कमरे में इस तरह बांधकर कहीं गुप्त दरवाजे से भाग गए थे और उन्होंने कुछ खाली और कुछ लिखे हुए कागजों पर हरिहर काका के अंगूठे के निशान जबरदस्ती ले लिए थे। परंतु हरिहर काका दरवाजे तक लुढ़कते हुए आ गए थे और दरवाजे पर अपने पैरों से धक्का लगा रहे थे ताकि बाहर खड़े उनके भाई और पुलिस उन्हें बचा सकें। यानी जबरन उठाने वाले कौन थे? महंत के आदमी थे। और उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया था? उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया गया था और आपने वो पूरा वृतांत जो है वो इस तरह से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिहर काका के मामले में गांव वालों की क्या राय थी और उनके क्या कारण थे? कहानी के आधार पर गांव के लोगों को ना तो महंत जी ने कुछ बताया था और ना ही हरिहर काका के भाइयों ने कुछ बताया था। उसके बाद भी गांव के लोग सच्चाई से खुद ही परिचित हो गए थे। गांव के लोग जानते थे कि हरिहर काका के परिवार वाले हरिहर काका का ध्यान नहीं रखते और इसी वजह से महंत जी हरिहर काका को सुख समृद्धि का लालच देकर जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम करवाना चाहते हैं। यही कारण था कि गांव वाले दो वर्गों में बंट गए थे। फिर तो गांव के लोग जब भी कहीं बैठते तो बातों का ऐसा सिलसिला चलता जिसका कोई अंत नहीं। हर जगह बस उन्हीं की बातें होती थी। कुछ लोग कहते कि हरिहर काका को अपनी जमीन भगवान के नाम लिख देनी चाहिए, इससे उत्तम और अच्छा कुछ नहीं हो सकता। इससे हरिहर काका को कभी ना खत्म होने वाली प्रसिद्धि प्राप्त होगी। इसके विपरीत कुछ लोगों की यह राय थी कि भाई का परिवार भी तो अपना ही परिवार होता है, अपनी जायदाद उन्हें ना देना उनके साथ अन्याय करना होगा, खून के रिश्ते के बीच दरार बन सकती है। तो यहाँ पर जो गांव के लोग थे वो अलग अलग तरीके से अपनी राय देते थे। इसके कारण क्या थे? क्योंकि वो सच्चाई से अवगत थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जो हरिहर काका के भाई हैं वो उनका अच्छे से ध्यान नहीं रखते हैं और इसी का फायदा जो है महंत उठा रहा है और वो हरिहर काका को लालच दे रहा है कि अगर वो अपनी जमीन जो है ठाकुरबाड़ी के नाम कर देते हैं तो वो पूरी जिंदगी सुख समृद्धि से रह सकते हैं और उन्हें कभी ना खत्म होने वाली प्रसिद्धि मिल जाएगी, यानी उनके मरने के बाद भी जो है उन्हें याद किया जाएगा। लेकिन जो गांव के लोग थे वो दो गुटों में बंट गए थे, क्योंकि एक गुट कहता था कि जो हरिहर काका है उनको अपनी जमीन के नाम लिख देनी चाहिए, लेकिन दूसरा कहता था कि उन्हें जो है अपने भाई के परिवार के नाम अपनी जमीन करनी चाहिए, क्योंकि खून के रिश्ते जो हैं वो सबसे मायने रखते हैं। वो उनके साथ अन्याय होगा अगर वो अपनी जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम कर देते हैं। तो ये कारण थे गांव के लोगों की राय के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने यह क्यों कहा अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं, ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वरण करने के लिए तैयार हो जाता है। तो जो ये पंक्ति है ये लेखक ने एक जगह पर कही थी, तो आपने स्पष्ट करना है कि लेखक ने ये क्यों कहा था और कहां पर कहा था। जब हरिहर काका के भाई हरिहर काका को धमका रहे थे तो वे बिल्कुल नहीं डरे। अगर वे हरिहर काका के अपहरण से पहले उन्हें डराते तो शायद वे डर जाते। हरिहर काका समझ गए थे कि जब मनुष्य को ज्ञान नहीं होता तभी वह मृत्यु से डरता है, परंतु जब मनुष्य को ज्ञान हो जाता है तब वह जरूरत पड़ने पर मृत्यु का सामना करने के लिए भी तैयार हो जाता है। हरिहर काका ने सोच लिया था कि उनके भाई उन्हें एक बार ही मार दे तो सही है, लेकिन वे जमीन उनके नाम लिखकर अपनी पूरी जिंदगी घुट घुट कर नहीं मरना चाहते। यह उन्हें ठीक नहीं लग रहा था। हरिहर काका को अपने गांव और इलाके के वे कुछ लोग याद आए जिन्होंने अपनी जिंदगी में ही अपनी जायदाद को अपने रिश्तेदार या किसी और के नाम लिखवा दिया था। पहले पहले तो रिश्तेदार बहुत आदर सम्मान करते थे, परंतु बुढ़ापे
बुढ़ापे में परिवार वालों को 2 वक्त का खाना देना भी बुरा लगने लगता है। बाद में उनका जीवन किसी कुत्ते के जीवन की तरह हो जाता है, उन्हें कोई पूछने वाला भी नहीं होता। हरिहर काका अपनी इस तरह की हालत से अच्छा एक बार ही मर जाना सही समझते थे। तो यहाँ पर जो ये कहा गया है कि अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं, क्योंकि अगर जो है हरिहर काका के अपहरण से पहले वो उन्हें डराते तो शायद वो डर जाते, क्योंकि हो सकता है कि अज्ञान की स्थिति में वो ये समझ जाते कि मेरी मृत्यु सामने है, इसलिए मृत्यु से वो कहीं पर भी साइन कर देते। लेकिन अपहरण के बाद जो है उन्हें ज्ञान हो गया था कि जो गांव के कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनी जायदाद जीते जी जो है किसी और के नाम कर दी थी, बाद में उनकी जिंदगी जो है बहुत ज्यादा बदतर हो गई थी। हरिहर काका वैसी जिंदगी नहीं जीना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वो अपनी जमीन कभी नहीं देंगे किसी को अपने जीते जी। उनके परिवार वाले उनको डरा धमकाकर एक बार ही मार दे तो वो सही रहेगा। तो ये जो है उन्हें ज्ञान हो गया था, तभी जो है लेखक ने कहा है कि अज्ञान की स्थिति में मनुष्य मृत्यु से डरते हैं, लेकिन जब ज्ञान हो जाता है तो जो आदमी है वो आवश्यकता पड़ने पर जो है मृत्यु को भी हराने के लिए तैयार हो जाता है, यानी वो मृत्यु का सामना करने के लिए भी तैयार रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में रिश्तों की क्या अहमियत है? इस विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए। यानी आपको जो है समाज में रिश्तों की क्या अहमियत होती है, इस पर अपने विचार व्यक्त करने हैं। यानी आप क्या समझते हैं कि समाज में रिश्तों की क्या अहमियत है, कितने ज्यादा रिश्ते मायने रखते हैं समाज में। समाज में सुखी जीवन जीने के लिए रिश्तों नातों का बहुत अधिक महत्व है, परंतु आज के समाज में सभी मानवीय और पारिवारिक मूल्यों और कर्तव्यों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। आज का व्यक्ति स्वार्थी मनोवृत्ति का हो गया है। वह केवल अपने मतलब के लिए ही लोगों से मिलता है। वह अपने अमीर रिश्तेदारों से रोज मिलना चाहता है, परंतु अपने गरीब रिश्तेदारों से कोसों दूर भागता है। ज्यादातर लोग केवल स्वार्थ के लिए ही रिश्ते निभाते हैं। रोज अखबारों और खबरों में सुनने को मिलता है कि जायदाद के लिए लोग अपनों की हत्या करने से भी नहीं झिझकते। ये जो है हमने एक सच्चाई दिखाई है कि जो लोग हैं वो ज्यादातर जो है स्वार्थ के लिए ही रिश्ते निभाते हैं, क्योंकि अक्सर जब हम अखबार देखते हैं या फिर खबर सुनते हैं कहीं पर, तो उसमें कहीं ना कहीं रोज एक खबर ऐसी सुनने को मिल जाती है कि आज जायदाद के लिए जो है किसी ने किसी की हत्या कर दी है। तो यहाँ पर जो समाज में रिश्ते हैं वो अहमियत जरूर रखते हैं, लेकिन आज का जो समाज है कर्तव्यों को बहुत पीछे छोड़ता जा रहा है। ये जो है हमारे समाज की सच्चाई है। आप यहाँ पर अपने विचार जो है वो और भी सही तरीके से प्रकट कर सकते हैं, जो भी आप समझते हैं समाज में रिश्तों की अहमियत के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपके पास हरिहर काका जैसी हालत में कोई हो तो आप उसकी किस तरह मदद करेंगे? तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है इसमें आप खुद को जो है एक मददगार के रूप में देखिए और ये देखिए कि आपके सामने हरिहर काका जैसी हालत में कोई है तो आप उसकी मदद किस तरह से करेंगे। आपको ये भी जो है अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि यदि हमारे आसपास हरिहर काका जैसी हालत में कोई व्यक्ति होगा तो हम उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। आजकल बहुत सी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो इस तरह से पीड़ित व्यक्तियों की मदद करती है। हम उनसे मदद लेंगे, उस व्यक्ति से खुद भी बात करेंगे और कारण का पता करने की कोशिश करेंगे। हम उस व्यक्ति को खुशी से अपनी बाकी जिंदगी गुजारने के लिए प्रेरित करेंगे और अगर संभव हो तो उसके परिवार वालों से भी बात करके उनके बिगड़े हुए रिश्तों को सुधारने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारी ओर से हमारी सोच है कि हम किस तरह से उनकी मदद कर सकते हैं। आप जो है अपनी तरह से अपनी ओर से जो कोशिश कर सकते हैं आप वो यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिहर काका के गांव में यदि मीडिया की पहुंच होती तो उनकी क्या स्थिति होती? अपने शब्दों में लिखिए। आपको पता है कि आज की जो दुनिया है उसमें मीडिया बहुत ज्यादा अहम रोल निभाती है, क्योंकि जब मीडिया जो है किसी को कवर करती है तो वो बहुत ज्यादा मायने रखती है। मीडिया जो है बहुत सारी चीजों को उजागर करने में मदद करती है। तो अगर हरिहर काका के गांव में मीडिया पहुंच जाती तो उनकी स्थिति में क्या बदलाव आ सकते थे, ये आप अपने शब्दों में एक्सप्लेन करेंगे। हरिहर काका के गांव में यदि मीडिया की पहुंच होती तो शायद उनकी इतनी खराब हालत नहीं होती। सबकी पोल खुल जाती। मीडिया हरिहर काका के साथ हुए अत्याचारों को सभी के सामने लाती। वे लोग जो बेसहारा बुजुर्गों पर अत्याचार करते हैं, उनकी संपत्ति को हड़पने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं और यहाँ तक कि उन्हें 2 वक्त का खाना भी नहीं देते, उन लोगों को सामने लाकर मीडिया उन्हें सजा दिलवाने के लिए सबूतों को इकट्ठा कर सकता है। और यही होता अगर हरिहर काका में मीडिया की पहुंच
होती। यानी अगर हरिहर काका के गांव में मीडिया पहुंच जाती तो वो शायद जो महंत है उनकी सच्चाई भी लोगों के सामने लाती और जो लोगों का अंधविश्वास है वो भी दूर हो जाता और वो जो है महंत जैसे लोगों पर आंखें बंद करके विश्वास ना करते और हरिहर काका के साथ जो अत्याचार हो रहे थे उनके जो है सबूत वो इकट्ठे कर सकती थी मीडिया और उसे सामने लाकर जो है परिवार वालों को सजा दिला सकती थी और हरिहर काका को न्याय मिल सकता था। तो ये सारी चीजें हम अपने शब्दों में लिख रहे हैं, लेकिन आपके अनुसार मीडिया अगर हरिहर काका के गांव में होती तो उनकी कैसी स्थिति होती, क्या परिवर्तन होता, ये आप लिख सकते हैं अपने शब्दों में। तो ये थे हमारे कुछ पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आप इन प्रश्नों को इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसके अलावा कोई प्रश्न पूछे जाए तो उसके लिए हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि आप उसके लिए भी प्रिपेयर रहें। तो सबसे पहले हम कुछ 25 to 30 वर्ड्स में अतिरिक्त प्रश्न देख लेते हैं, यानी शॉर्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को पहले हम देखेंगे ताकि अगर आपसे वर्ड लिमिट के अनुसार कुछ क्वेश्चंस पूछे जाए तो आप वहां पर भी कंफ्यूज ना हो। तो पूछा जा सकता है कि जब लेखक हरिहर काका के घर गया तो हरिहर काका की स्थिति कैसी थी, यानी आपसे पहला जो इंप्रेशन आपको पाठ में दिया गया है हरिहर काका का वो आपको एक्सप्लेन करना है कि लेखक ने जब हरिहर काका को पहली बार देखा तो उनकी क्या स्थिति थी। लेखक पिछले 2 दिनों से हरिहर काका के घर जा रहा था। दोनों ही दिन लेखक हरिहर काका के पास बहुत समय तक बैठा रहा, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की। जब लेखक ने उनसे उनके हालचाल के बारे में पूछा तो उन्होंने लेखक को एक बार सिर उठाकर देखा और फिर सिर झुका दिया और उसके बाद लेखक की ओर नहीं देखा। लेखक को उनकी एक नजर से ही सब कुछ समझ आ गया था। जिन कष्टों में वे थे और उनके मन की जो स्थिति थी उनको उनके मुंह से कहने की भी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनकी आंखें ही सब कुछ कह रही थी। कहने का तात्पर्य यह है कि हरिहर काका बहुत दुखी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के गांव में स्थित देवस्थान की स्थापना के बारे में पाठ के आधार पर वर्णन कीजिए। यानी पाठ के आधार पर आपको बताना है कि जो लेखक के गांव में देवस्थान की स्थापना की गई थी वो किस तरह से की गई थी। लेखक के गांव में देवस्थान कब स्थापित किया गया, इसके बारे में गांव में जो कहानी चली आ रही थी उसके अनुसार बहुत साल पहले ना जाने कहां से एक संत गांव में आकर उस स्थान पर झोंपड़ी बनाकर रहने लगा था। वह संत सुबह शाम ठाकुर जी की पूजा किया करता था। वह लोगों में पूजा पाठ की भावना को जगाने का काम करता था। बाद में लोगों ने आपस में कुछ धन जमा करके उस झोंपड़ी के स्थान पर ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बना दिया। फिर जैसे जैसे गांव बढ़ता गया वहां की आबादी भी बढ़ती गई और साथ ही साथ मंदिर के आकार में भी बढ़ोतरी होती गई। यानी देवस्थान की स्थापना किस तरह से हुई थी गांव में, आपको पाठ के आधार पर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोग ठाकुर जी से किस तरह की प्रार्थनाएं किया करते थे और मन्नत पूरी होने पर क्या करते थे। तो जो लोग हैं वो ठाकुर जी से पुत्र की मन्नत मांगते, मुकदमे में जीत, लड़की की शादी किसी अच्छे घर में हो जाए, लड़के को नौकरी मिल जाए आदि मन्नत मांगते थे। यानी वो कौन कौन सी मन्नत मांगते थे वो आपने लिखना है। मन्नत पूरी होने पर लोग अपनी खुशी से ठाकुर जी को रुपए, जेवर और अनाज चढ़ाया करते थे। जिसको बहुत अधिक खुशी होती थी वह अपने खेत का छोटा सा भाग ठाकुर जी के नाम कर देता था और यह एक तरह से प्रथा ही बन गई थी। यानी जो लोग हैं वो खुशी से जो है बहुत सारी चीजें ठाकुर जी को भेंट के रूप में देते थे, जैसे रुपए हो गए, जेवर, अनाज, यहाँ तक कि अपनी जमीन का एक छोटा सा भाग जो है वो ठाकुर जी के नाम कर देते थे। तो ये सारी चीजें आपने एक्सप्लेन करनी है और ये जो है एक प्रथा के रूप में बन गई थी। यानी अब जब भी कोई मन्नत मांगता था तो वो कुछ ना कुछ जो है भेंट के रूप में जरूर देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक को देवस्थान के साधु संत क्यों पसंद नहीं थे। चैप्टर में आपने पढ़ा है कि जो लेखक है वो देवस्थान के जो साधु संत है उनको पसंद नहीं करते थे। तो क्यों नहीं करते थे, आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेखक को देवस्थान के साधु संत पसंद नहीं थे क्योंकि वे काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते थे। भगवान को भोग लगाने के नाम पर वे दिन के दोनों समय हलवा पूरी बनवाते थे और आराम से पड़े रहते थे। सारा काम वहां आए लोगों से सेवा के नाम पर करवाते थे। वे खुद अगर कोई काम करते थे तो वो था बातें बनवाने का काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अपने भाइयों को समझाने के बाद हरिहर काका देवस्थान से घर वापस आए तो घर में और घर वालों के व्यवहार में उन्होंने क्या बदलाव देखा। यानी जब हरिहर काका अपने परिवार वालों से गुस्सा हो गए थे और महंत उन्हें देवस्थान पर ले गए थे तो वहां पर जो है उनके भाइयों के समझाने के बाद जब वो वापस घर आए थे तो उनके घर वालों के व्यवहार में उन्हें क्या क्या बदलाव देखने को मिला था वो आपने एक्सप्लेन करना है।
जब अपने भाइयों के समझाने के बाद हरिहर काका देवस्थान से घर वापस आए तो घर में और घर वालों के व्यवहार में उन्होंने जो बदलाव देखा उसको देखकर उन्हें बहुत ही सुख देने वाली भावना महसूस हुई। घर के सभी छोटे बड़े लोग हरिहर काका का आदर सत्कार करने लगे। तीनों भाइयों की पत्नियों ने हरिहर काका के पैरों में अपना माथा रखकर व्यवहार के लिए माफी मांगी। जो भी हरिहर काका को पसंद होता दोनों समय वही खाना बनवाया जाता। तीनों भाइयों की पत्नियां और उनकी 2 बहुएं सभी 5 महिलाएं हरिहर काका की सेवा में कमर कसकर हमेशा तैयार रहती थी। यानी पहले जो है हरिहर काका को कोई पूछने वाला भी नहीं था, लेकिन जब हरिहर काका जो है देवस्थान में रहने चले गए थे, जब उनके भाइयों को ये लगा कि अब जो है उनके हाथ से हरिहर काका की जो 15 बीघा जमीन है वो छूटने वाली है, हरिहर काका जो है वो 15 बीघे जमीन महंत या देववारी के नाम कर सकते हैं, तो वो जो है अपने भाई को समझाने गए वहां पर और हरिहर काका को वापस घर ले आए। और घर आने के बाद जो है उनके व्यवहार में बहुत ही परिवर्तन हुआ। वो जो है हरिहर काका का बहुत ध्यान रखने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस और हरिहर काका के भाइयों को कमरे के अंदर हरिहर काका किस स्थिति में मिले? पुलिस और हरिहर काका के भाइयों को कमरे के अंदर हरिहर काका जिस स्थिति में मिले उसे देखकर उनके भाइयों को इतना अधिक गुस्सा आ गया था कि अगर उस समय देवस्थान के महंत, पुजारी या अन्य नौजवान साधु उन्हें नजर आ जाते तो वे उन्हें मार ही डालते। कमरे में हरिहर काका को हाथ और पांव बांध कर रखा गया था और साथ ही साथ उनके मुंह में कपड़ा ठूसा गया था ताकि वे आवाज ना कर सके। परंतु हरिहर काका दरवाजे तक लुढ़कते हुए आ गए थे और दरवाजे पर अपने पैरों से धक्का लगा रहे थे ताकि बाहर खड़े उनके भाई और पुलिस उन्हें बचा सके। यानी उन्हें बहुत ही बुरी कंडीशन में जो है कमरे में बंद रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हरिहर काका के भाई हरिहर काका को समझाते समझाते थक गए तो उन्होंने कौन सा रास्ता अपनाया? कि जब हरिहर काका के भाई हरिहर काका को समझाते समझाते थक गए तो उन्होंने हरिहर काका को डांटना और उन पर दबाव डालना शुरू कर दिया। एक रात हरिहर काका के भाइयों ने भी उसी तरह का व्यवहार करना शुरू कर दिया जैसा महंत और उनके सहयोगियों ने किया था। हरिहर काका को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और सुरक्षा के लिए दिन रात तैयार रहते थे। वही भाई आज हरिहर काका के सामने हथियार लेकर खड़े थे और उन्हें धमकाते हुए कह रहे थे कि खुशी खुशी कागज पर जहां जहां जरूरत है वहां वहां अंगूठे के निशान लगाते जाओ, नहीं तो वे उन्हें मारकर वहीं घर के अंदर ही गाड़ देंगे और गांव के लोगों को इस बारे में कोई सूचना भी नहीं मिलेगी। यानी हरिहर काका के भाई किस हद तक चले गए थे, वो भी जो है उसी तरह से जैसे महंत के जो साथी है उन्होंने हरिहर काका को मारा पीटा था और जबरदस्ती जो है अंगूठे के निशान ले लिए थे खाली कागज पर, उसी तरह से जो है उनके भाई भी अब उनसे बर्ताव करने लग गए थे ताकि हरिहर काका डर जाएं और वो जो है उनकी अपनी जमीन जो है उनके नाम कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के गांव के नेताजी ने हरिहर काका को क्या योजना बताई और क्या हरिहर काका ने उनकी बात मान ली? आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लेखक के गांव में एक नेताजी थे जो ना तो कोई नौकरी करते थे और ना ही उनकी कोई खेती गृहस्थी थी। उसके बाद भी वे सालों के 12 महीने मौज करते थे। इसका कारण था कि उनके पास राजनीति की जादुई छड़ी थी। नेताजी का ध्यान हरिहर काका की ओर गया। वे बिना समय गवाए कुछ खास लोगों को अपने साथ लेकर हरिहर काका के पास पहुंच गए और उन्हें एक योजना बताई कि वे अपनी जमीन पर हरिहर उच्च विद्यालय नाम से एक हाई स्कूल खुलवा दे। तो उन्होंने क्या योजना बताई कि हरिहर काका जो है अपनी जमीन पर एक विद्यालय खुलवाएं और उसका नाम रखें हरिहर उच्च विद्यालय। इससे उनका नाम अमर हो जाएगा, सदियों तक सभी उनको स्कूल के नाम से याद रखेंगे। इससे उनकी जमीन का सही उपयोग भी हो जाएगा और गांव के विकास के लिए एक स्कूल भी मिल जाएगा। लेकिन हरिहर काका के ऊपर तो अब कोई भी दूसरा रंग चढ़ने वाला नहीं था। नेताजी को भी निराश होकर लौट जाना पड़ा। कहने का अर्थ यह है कि हरिहर काका समझ गए थे कि जितने भी लोग हैं वो उनकी रहे हैं, इसलिए नेताजी की बात उन्होंने नहीं मानी और नेताजी को जो है निराश होकर वहां से लौट जाना पड़ा। तो इस तरह से आपसे 25 to 30 वर्ड्स के लिए क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे अतिरिक्त प्रश्न 60 to 70 वर्ड्स, यानी लॉन्ग क्वेश्चंस अगर एक्स्ट्रा आपसे पूछे जाते हैं तो किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है, देवस्थान के काम के बारे में पाठ के आधार पर बताइए। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि जो देवस्थान है वहां पर क्या क्या काम होता था, वहां का क्या काम था।
तो आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि देवस्थान का काम लोगों के अंदर भगवान के प्रति आस्था और विश्वास पैदा करना और जो लोग धर्म के रास्ते से भटक गए हैं उन्हें सही रास्ता दिखाना है। देवस्थान पर भगवान के भजन कीर्तन की आवाजें गूंजती रहती है। जब कभी भी गांव पर बाढ़ और सूखे का प्रहार होता है तो देवस्थान के चारों ओर से दीवारों से घिरे हुए मैदान में तंबू लग जाते हैं और वहां लोग और देवस्थान के साधु संत बिना किसी रोक टोक वाले या बहुत लंबे समय तक चलने वाले हरि कीर्तन शुरू कर देते हैं। इतना ही नहीं, अगर गांव में कभी भी कोई भी पर्व त्योहार होता है तो उसकी शुरुआत भी देवस्थान से ही होती है। जैसे होली का पहला गुलाल भगवान को लगाया जाता है, दिवाली का पहला दीप भी देवस्थान पर ही जलाया जाता है, जन्म, शादी और जनेऊ के अवसर पर भी पहली भेंट भगवान के नाम जाती है। भगवान के ब्राह्मण साधु व्रत कथाओं के दिन घर घर घूमकर कथा का बखान करते हैं। लोगों के आंगन में जब गेहूं या धान निकालने की प्रक्रिया शुरू होती है और जब अनाज का ढेर तैयार हो जाता है तो प्रयोग में लाने से पहले देवता के लिए अनाज का अंश निकाला जाता है। इसके बाद ही लोग अनाज को अपने घर ले जाते हैं। यानी पाठ में जो जो बताया गया है कि देवस्थान के काम क्या हैं और वहां पर क्या क्या होता है वो सारी चीजें आपको। क्वेश्चन है, हरिहर काका पाठ के आधार पर हरिहर काका के बारे में बताइए। यानी आपको ये भी पूछा जा सकता है कि हरिहर काका के बारे में पाठ में क्या बताया गया है, यानी हरिहर काका किस तरह के व्यक्ति हैं और उनका जीवन किस तरह का है। तो आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं पाठ के आधार पर कि हरिहर काका पाठ के आधार पर हरिहर काका के बारे में बताया गया है कि हरिहर काका और उनके भाई 4 थे, यानी एक हरिहर काका थे और उनके 3 अलग से भाई थे, यानी टोटल वे 4 थे। सबकी शादी हो चुकी थी। हरिहर काका के अतिरिक्त सभी तीनों भाइयों के बाल बच्चे थे। बड़े और छोटे भाई के बच्चे बहुत समझदार हो गए थे। उनमें से 2 की शादियां भी हो गई थी। उनमें से एक पढ़ लिखकर शहर में कहीं लिपिक की नौकरी कर रहा था, यानी वो कहीं पर क्लर्क की नौकरी कर रहा था। लेकिन हरिहर काका की कोई अपनी औलाद नहीं थी। भाइयों में हरिहर काका दूसरे नंबर के भाई थे। औलाद की चाह में हरिहर काका ने 2 शादियां की थी। बहुत लंबे समय तक वे औलाद की प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन औलाद को बिना जन्म दिए ही उनकी दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार गई। लोगों ने हरिहर काका को तीसरी शादी करने के लिए कहा, लेकिन अपनी बढ़ती उम्र और अपने धार्मिक संस्कारों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने तीसरी शादी करने से इनकार कर दिया। वे तसल्ली और प्यार के साथ अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे थे। यानी हरिहर काका के बारे में पाठ में जितना बताया गया है, इस क्वेश्चन में आप वो सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिहर काका के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए। यानी आपने एक्सप्लेन करना है कि पहले हरिहर काका का जीवन कैसा था और बाद में उनके जीवन में कौन कौन से बदलाव आए। हरिहर काका के तीनों भाइयों ने अपनी अपनी पत्नियों से यह कह कर रखा था कि हरिहर काका की अच्छे से सेवा होनी चाहिए, समय पर उन्हें नाश्ता खाना आदि मिलना चाहिए, उनको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। कुछ दिनों तक तो वे हरिहर काका की सभी चीजों का ध्यान रखती थी, परंतु फिर कुछ दिनों बाद हरिहर काका को कोई पूछने वाला नहीं था। खाने की मेज सजाकर पंखा हिलाते हुए अपने अपने पतियों को अच्छा अच्छा खाना खिलाती थी और हरिहर काका के सामने जो कुछ बच जाता था वही परोसा जाता था। कभी कभी तो हरिहर काका को बिना तेल घी के ही रूखा सूखा खाना खाकर प्रसन्न रहना पड़ता था। अगर कभी हरिहर काका के शरीर की स्थिति या मन की स्थिति ठीक नहीं होती तो समझिए हरिहर काका पर मुसीबतों का पहाड़ ही गिर जाता था, क्योंकि इतने बड़े परिवार के रहते हुए भी हरिहर काका को कोई पानी भी नहीं पूछता था। सभी अपने अपने कामों को करने में व्यस्त रहते थे। बच्चे या तो अपनी पढ़ाई कर रहे होते थे या उछल कूद कर रहे होते थे। परिवार के सभी मर्द खेतों में गए होते थे। औरतें तो हरिहर काका का हाल भी पूछने नहीं आती थी। बरामदे के कमरे में पड़े हुए हरिहर काका को अगर किसी चीज की जरूरत होती तो उन्हें खुद ही उठना पड़ता। ऐसे समय में हरिहर काका को पत्नियों की याद आ जाती और उनकी आंखें भर जाती। हरिहर काका का जो भाइयों के परिवार के लिए प्यार था, उसके कम होने की शुरुआत उनके साथ होने वाले इस तरह के व्यवहार से ही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिहर काका की सहन शक्ति कब जवाब दे गई। यानी हरिहर काका जो है सब कुछ सहन कर रहे थे, जैसा व्यवहार उनके साथ हो रहा था वो कुछ नहीं कहते थे किसी से, लेकिन एक दिन जो है उनकी वो सहन शक्ति खत्म हो गई। वो क्या कारण था वो आपको बताना है।
हरिहर काका उनके साथ हो रहे भेदभावों को सहन कर रहे थे, परंतु एक दिन सब कुछ फूट कर बाहर आ गया, यानी उनकी सहन शक्ति जो है वो जवाब दे गई। उस दिन हरिहर काका की सहन शक्ति टूट गई। उस दिन उनका जो भतीजा शहर में क्लर्की की नौकरी करता है, वह और उसका एक दोस्त गांव आए हुए थे। उन्हीं के आने की खुशी में 2-3 तरह की सब्जियां, बचके, चटनी, रायता और भी बहुत कुछ बना था। बीमारी से कुछ समय पहले ही ठीक हुए हरिहर काका का भी कुछ स्वादिष्ट खाना खाने का मन था। हरिहर काका मन ही मन भतीजे और उसके दोस्त की प्रशंसा करने लगे, क्योंकि उनकी वजह से ही आज हरिहर काका को स्वादिष्ट खाना खाने को मिलने वाला था। लेकिन जैसा हरिहर काका ने सोचा था, बात बिल्कुल उसके उल्टी हुई। सब लोगों ने खाना खा लिया और हरिहर काका को कोई पूछने तक नहीं आया। उनके तीनों भाई खाना खाकर खलियान में चले गए, क्योंकि गेहूं और धान को अलग करने का काम चल रहा था। वे इस बात से बेखबर थे और सोच रहे थे कि हरिहर काका को तो पहले ही खाना दे दिया गया होगा। जब हरिहर काका को किसी ने खाना खाने के लिए नहीं पूछा, तो वे खुद ही बरामदे वाले कमरे से निकलकर हवेली के अंदर आए। तब हरिहर काका के छोटे भाई की पत्नी ने रूखा सूखा खाना लाकर उनके सामने परोस दिया, जिसमें भात, दाल और अचार ही था। बस फिर क्या था? ऐसा खाना देखकर हरिहर काका को गुस्सा आ गया और उन्होंने बीच आंगन में फेंक दिया। थाली आंगन में झन की आवाज के साथ बहुत जोर से गिरी। भात गिरकर आंगन में बिखर गया। तो आपने जो है पूरा एक्सप्लेन करना है अगर आपको 60 to 70 वर्ड्स पूछा गया है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपको 25 to 30 वर्ड्स पूछा जाता है, तो आप केवल इतना लिख सकते हैं कि जब हरिहर काका का भतीजा जो है वो शहर से आया था, तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना घर पे बना था, लेकिन हरिहर काका को जो केवल भात, दाल और अचार ही दिया गया, यानी रूखा सूखा दिया गया, जिसकी वजह से जो है हरिहर काका को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि सबको अच्छा खाना दिया गया हमेशा से, लेकिन हरिहर काका को आज भी रूखा सूखा दिया गया। इस वजह से जो है उनकी सहन शक्ति जवाब दे गई। तो आपको क्वेश्चन भी जो है ध्यान में रखना है और वर्ड लिमिट भी ध्यान में रखनी है, उससे अनुसार जो है आपको आंसर को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महंत हरिहर काका को क्या समझा रहा था और क्या वह सच में हरिहर काका का भला चाह रहा था? आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। महंत जी हरिहर काका को एक खाली कमरे में ले गए और बहुत ही प्यार से समझाने लगे कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। इस दुनिया में लालच और संपत्ति का झूठा जाल है। पत्नी, बेटे, भाई, बंधु सब केवल अपने मतलब के लिए ही साथ में होते हैं। जिस दिन उन्हें लगेगा कि उनका मतलब पूरा नहीं हो रहा है, तो वे बात तक नहीं करेंगे। इसलिए तो बड़े बड़े ज्ञानी, संत, महात्मा भगवान के अलावा किसी और से प्यार नहीं करते। महंत हरिहर काका से कहता है कि उनके हिस्से में जो 15 बीघे खेत हैं, जिसके कारण उनके भाइयों का परिवार उनसे जुड़ा हुआ है, किसी दिन अगर हरिहर काका यह कह दें कि वे अपने खेत किसी और के नाम लिख रहे हैं, तो वे लोग उनसे बात करना भी बंद कर देंगे। महंत हरिहर काका से कहता है कि उनके हिस्से में जितने खेत हैं, वे उनको भगवान के नाम लिख दें। ऐसा करने से उन्हें सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। भगवान के नाम पर अपनी सारी जमीन को लिख देना उनके जीवन का महादान कहलाया जाएगा। वे अपनी बाकी की जिंदगी देवस्थान पर गुजार सकते हैं। वहां पर उन्हें कभी भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। कोई एक चीज मांगने पर 4 चीजें रख दी जाएगी। वहां पर उनका बहुत आदर सत्कार किया जाएगा। महंत जी हरिहर काका का भला नहीं बल्कि अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते थे। वे चाहते थे कि हरिहर काका की 15 बीघे जमीन देवस्थान के नाम लिख दें। यानी यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है कि महंत हरिहर काका को क्या समझा रहे थे, और अंत में आपने ये बताना है कि हरिहर काका का महंत सच में भला चाहते थे या नहीं चाहते थे। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि महंत बहुत ही स्वार्थी इंसान थे। वो अपना स्वार्थ चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि हरिहर काका की जो जमीन है वो देववाड़ी के नाम हो जाए, देवस्थान के नाम वो लिख दें। इसलिए वो जो है हरिहर काका को बहुत सारे लालच दे रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महंत जी की बातें सुनकर हरिहर काका किस दुविधा में पड़ गए थे? यानी महंत जी काका के मन में कौन कौन सी बातें चल रही थी, वो आपने एक्सप्लेन करनी है। जब महंत हरिहर काका को समझा रहे थे, तो हरिहर काका बहुत देर तक महंत की बातों को सुनते रहे। महंत की बातें हरिहर काका के मन में बैठती जा रही थी और वे सोच रहे थे कि महंत सही तो कह रहे हैं। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, क्योंकि वे अपने हिस्से के 15 बीघा खेत की फसल अपने भाइयों के परिवार को देते हैं। उसके बाद भी वहां उनका ध्यान नहीं रखा जाता।
हरिहर काका सोचने लगे अगर वे कुछ भी ना दें फिर उनका क्या होगा। उनके जीते जी उनका कोई महत्व नहीं रह गया है तो मरने के बाद कोई उन्हें याद नहीं करेगा। उनके खेतों पर बेईमानी से कब्जा कर लिया जाएगा। हरिहर काका सोचने लगे कि अगर वे अपनी जमीन भगवान के नाम लिख दें तो पीढ़ियों तक उनको याद रखा जाएगा। अब तक के जीवन में उन्होंने भगवान के लिए कुछ भी नहीं किया, अपने अंतिम समय में वे कुछ अच्छा तो कर ही सकते हैं। हरिहर काका ये सब सोच रहे थे परंतु वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। वे दूसरी ओर यह सोच रहे थे कि भाई का परिवार भी तो अपना ही परिवार होता है। अपनी जमीन उन्हें ना देकर देवस्थान के नाम लिख देना उनके साथ तो धोखा और विश्वासघात होगा। इस तरह से वो दो तरफ जो है वो दुविधा में पड़ गए थे महंत जी की बातें सुनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने भाइयों के नाम जमीन लिखवाने के विषय पर हरिहर काका और लेखक किस नतीजे पर पहुंचे और क्यों। यानी जब एक टाइम पर हरिहर काका ये सोच रहे थे कि वे अपने भाइयों के नाम अपनी जमीन को लिखवा देंगे तो लेखक और हरिहर काका जब बात कर रहे थे तो वो किस नतीजे पर पहुंचे थे और वो उस नतीजे पर क्यों पहुंचे थे ये भी आपने एक्सप्लेन करना है। अपने भाइयों के नाम जमीन लिखवाने के विषय पर हरिहर काका ने लेखक से बहुत समय तक बात की और लेखक और हरिहर काका अंत में इस परिणाम पर पहुंचे कि अपने जीते जी अपनी जायदाद का स्वामी किसी और को बनाना ठीक नहीं होगा, फिर चाहे वह अपना भाई हो या मंदिर का महंत। क्योंकि लेखक और हरिहर काका को अपने गांव और इलाके के वे कुछ लोग याद आए जिन्होंने अपनी जिंदगी में किसी और के नाम लिखवा दिया था। उनका जीवन बाद में किसी कुत्ते के जीवन की तरह हो गया था। उन्हें कोई पूछने वाला भी नहीं था। हरिहर काका बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे परंतु उन्हें अपने जीवन में एकदम हुए बदलाव को समझने में कोई गलती नहीं हुई और उन्होंने फैसला कर लिया कि वे जीते जी किसी को भी अपनी जमीन नहीं लिखेंगे। हरिहर काका ने अपने भाइयों को भी समझा दिया था कि जब वे मर जाएंगे तो अपने आप उनकी सारी जमीन उनके भाइयों की हो जाएगी। वे जमीन लेकर तो मरेंगे नहीं, इसलिए लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है। यानी हरिहर काका और लेखक किस नतीजे पर पहुंचे थे कि वो अपनी जीते जी जमीन किसी के नाम नहीं लिखेंगे। और क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि उन्होंने जो है अपने सामने बहुत सारे लोग देखे थे जिनका बाद में जीवन बद से बदतर हो गया था, तो इसलिए हरिहर काका ने अपने भाइयों को भी ये बात समझा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिहर काका से जुड़ी कौन कौन सी खबरें गांव में फैल रही थी। हरिहर काका से जुड़ी बहुत सारी खबरें गांव में फैल रही थी। एक खबर थी कि महंत जी और हरिहर काका के भाई इस बात के लिए दुख मना रहे हैं कि उन्होंने अगर हरिहर काका के अंगूठे के निशान लेने के बाद उन्हें खत्म कर दिया होता तो बात इतने आगे नहीं बढ़ती। दूसरी खबर क्या थी? दूसरी खबर यह आ रही थी कि जब हरिहर काका मरेंगे तो उनके अंतिम संस्कार को लेकर भी ठाकुरवाड़ी के साधु संतों और काका के भाइयों के बीच काफी लड़ाई होगी। दोनों ओर के लोगों ने अंतिम संस्कार अपनी अपनी ओर से करने का फैसला कर लिया है। इस बारे में कि लाश किसके पास रहेगी और अंतिम संस्कार कौन करेगा, इसमें बहुत खून खराबा हो सकता है। एक तीसरी खबर यह भी आ रही थी कि हरिहर काका के भाई अभी से ही हरिहर काका की जमीन को हड़पने की पूरी तैयारियां कर ली है। उन्होंने इलाके के मशहूर डाकू बुट्टन सिंह को मना लिया है और उससे बात भी कर रखी है। हरिहर काका के 15 बीघे खेत में से 5 बीघे खेत बुट्टन लेगा और मामले को संभाल लेगा। एक चौथी खबर यह भी फैल रही थी कि महंत जी ने यह फैसला कर लिया है कि जब हरिहर काका की मौत होगी तो वह देश के कोने कोने से साधुओं और नागाओं को बुलाएंगे ताकि हरिहर काका की आत्मा को शांति मिले। तो इस तरह से देखिए हरिहर काका के जीते जी भी जो है किस तरह की खबरें फैल रही थी कि उनके मरने के बाद क्या होगा, उनके मरने के बाद कैसी कैसी विडंबनाएं आ सकती है, क्या क्या हो सकता है। इस तरह की खबरें जो है गांव में फैल रही थी। लेकिन हरिहर काका जो है इससे बिल्कुल अलग हो गए थे। वो अब शांति से जो है अपना जीवन अलग से जी रहे थे। उन्हें इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो ये थे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है, चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना है ताकि आप उन क्वेश्चंस को। अब हम करेंगे कुछ एमसीक्यूज को यानी बहुविकल्पात्मक प्रश्नों को। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखक और हरिहर काका का संबंध कैसा था? 4 ऑप्शंस हैं। अध्यापक और शिष्य जैसा, पड़ोसियों वाला, बहुत घनिष्ठ या इसमें से कोई नहीं। तो लेखक और हरिहर काका का जो संबंध है वो बहुत ही ज्यादा घनिष्ठ था, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ग हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक को उनकी मां ने हरिहर काका के बारे में क्या बताया था? 4 ऑप्शंस हैं।
लेखक को बचपन से ही बहुत ज्यादा प्यार करते थे। वे लेखक को अपने कंधों पर बिठाकर घुमाया करते थे। हरिहर काका की गांव में किसी से इतनी गहरी दोस्ती नहीं हुई थी जितनी लेखक के साथ। उपरोक्त सभी। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर घ है वो हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि जो ये सभी ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल सही हैं। हरिहर काका की माँ ने उन्हें ये सारी चीजें बताई थी कि जो हरिहर काका हैं वो लेखक को बहुत ज्यादा प्यार करते थे, अपने कंधे पर बिठाकर घुमाया करते थे, और उनकी दोस्ती जो है लेखक से बहुत ज्यादा गहरी थी, जैसी गांव में किसी से भी उनकी दोस्ती नहीं हुई थी। तो ये सारी चीजें जो है सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर घ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक जब वयस्क और समझदार हुआ तो उसकी पहली दोस्ती किसके साथ हुई? 4 ऑप्शंस है, हरिहर काका के साथ, महंत के साथ, देवस्थान के पंडित के साथ, या हरिहर काका के बेटे के साथ। तो हमारा ऑप्शन नंबर क हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि जब लेखक बड़ा हुआ, समझदार हुआ, तो उसकी पहली दोस्ती जो हुई थी वो हरिहर काका के साथ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के गांव के पश्चिम किनारे में क्या स्थित है? 4 ऑप्शन है, एक बड़ा सा तालाब, एक बरगद का पुराना वृक्ष, ठाकुर जी का विशाल मंदिर, या ठाकुर बाड़ी यानी देवस्थान। तो हमारा ऑप्शन नंबर क हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि जो लेखक के गांव का पश्चिम किनारा था वहां पर एक बड़ा सा तालाब था। आप अगर चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे तभी आपको ये छोटी छोटी चीजें याद रहेगी, और ये छोटी छोटी चीजें ही आपसे एमसीक्यूज में पूछी जाती है, तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के गांव के बीचों बीच क्या स्थित है? 4 ऑप्शन है, एक बड़ा सा तालाब, एक बरगद का पुराना वृक्ष, ठाकुर जी का विशाल मंदिर, या ठाकुर बाड़ी यानी देवस्थान। तो लेखक का जो गांव है उसके बीचों बीच एक बरगद का पुराना वृक्ष था, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ख हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के गांव की पूर्व दिशा में क्या था? 4 ऑप्शन है, एक बड़ा सा तालाब, एक बरगद का पुराना वृक्ष, ठाकुर जी का विशाल मंदिर, या ठाकुरवाड़ी यानी देवस्थान। तो हमारा ऑप्शन नंबर ग हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि लेखक के गांव के पूर्व दिशा में ठाकुर जी का विशाल मंदिर था। तो यहाँ पर देखिए, आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए कि पश्चिम किनारे पर क्या था? बड़ा सा तालाब था, बीचों बीच क्या था? बरगद का पेड़ था, और पूर्व दिशा में क्या था? ठाकुर जी का विशाल मंदिर। ये आपने अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं एमसीक्यूज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव के लोग ठाकुर जी के विशाल मंदिर को क्या कहते थे? 4 ऑप्शन है, तालाब वाला मंदिर, ठाकुर जी का विशाल मंदिर, या ठाकुरवाड़ी यानी देवस्थान। तो जो ठाकुर जी का विशाल मंदिर था उसको गांव वाले क्या कहते थे? ठाकुरवाड़ी यानी देवस्थान। तो हमारा ऑप्शन नंबर घ हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिहर काका के पूरे परिवार के पास कितने बीघे खेत थे? 4 ऑप्शन है, लगभग 15 बीघे, लगभग 60 बीघे, लगभग 30 बीघे, या लगभग 20 बीघे। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो 15 बीघे जमीन है वो किसके पास थी? वो हरिहर काका के पास थी। पूरे परिवार के पास कितनी थी? 60 बीघे। और अगर 20 बीघा में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि 20 बीघे जमीन किसके पास थी? वो ठाकुरवाड़ी के नाम थी। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ठाकुरवाड़ी के नाम कितने बीघे जमीन थी, तब आएगा लगभग 20 बीघे। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि हरिहर काका के पूरे परिवार के पास, यानी आपने पूरे परिवार की टोटल जो उनके पास जमीन थी वो बतानी है, तो वो थी लगभग 60 बीघे, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ख। अगर पूछा जाता है कि केवल हरिहर काका के पास कितने बीघे जमीन थी, तो वो आएगी लगभग 15 बीघे, यानी ऑप्शन नंबर क। तो आपने क्वेश्चन जो है पहले अच्छे से पढ़ लेना है, समझना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिहर काका के अपहरण के बाद हरिहर काका के भाइयों को किस पर संदेह हुआ था? 4 ऑप्शन है, देवस्थल के महंत जी पर, गांव के सरपंच पर, अपने रिश्तेदारों पर, या एक दूसरे पर ही। तो हरिहर काका का जब अपहरण हुआ तो पहला जो भाइयों का संदेह था वो किस पर गया था? देवस्थल के महंत जी पर, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके विषय में बात करते करते लोगों के बीच बहस छिड़ जाए? 4 ऑप्शन है, हरिहर काका के बारे में, या महंत जी के बारे में, या हरिहर काका के भाइयों के बारे में, या फिर हरिहर काका की जमीन के बारे में।
तो लोग जो है हमेशा किसके बारे में बात करते थे? हरिहर काका के बारे में। और उनके बारे में ही बात करते करते लोगों के बीच में बहस छिड़ जाती थी, क्योंकि दो गुट बट गए थे। कुछ जो लोग हैं वो हरिहर काका के पक्ष में थे और कुछ लोग जो है हरिहर काका के पक्ष में नहीं थे। तो इसलिए जो है हमारा ऑप्शन नंबर क हमारा सही उत्तर होगा कि हरिहर काका के विषय में बात करते हुए जो है लोगों के बीच बहस छिड़ जाती थी। तो ये थे हमारे कुछ एमसीक्यूज। अगर आप और भी ज्यादा एमसीक्यूज पढ़ना चाहते हैं इस चैप्टर के, तो आप हमारे चैनल सक्सेस सीरीज एजुकेशन पर जाकर सर्च कर सकते हैं। वहां पर आपको और भी ज्यादा एमसीक्यूज मिल जाएंगे, जिससे आपको हेल्प होगी अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए। तो इसी तरह की और भी यूजफुल वीडियोस को देखने के लिए और अपने एग्जाम्स की अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए, दूसरे सब्जेक्ट्स की वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल सक्सेस सीरीज एजुकेशन को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।